हेलो, इस वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूँ साइंस का जो बायोलॉजी पार्ट है इसका पहला चैप्टर दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता क्या है? तो हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या हो सकता है वो माइक्रोब्स हो जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस को छोड़ देते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, कोई भी माइक्रोब्स हो, सभी में सेल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जब सेल्स प्रेजेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ वो लिविंग है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम लोग बात करें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या कोई भी माइक्रोब्स हो, वो सभी जो है सेल के बने होते हैं। तो ये जो सेल्स होता क्या है? तो सेल्स जैसे जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं। वो छोटे यूनिट्स जो होते हैं उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। इसलिए इसका डिफाइन अगर करने को कहा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल लिविंग फंक्शन। मतलब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा सबसे छोटा यूनिट है जो उस लिविंग का जो फंक्शन है, मतलब लाइफ का जो भी फंक्शन होता है उसको वो परफॉर्म कर सके। तो इसके क्या इसमें तो सबसे छोटा यूनिट जो होता है किसी भी लिविंग का या लाइफ का, तो वो होता है सेल्स। और सेल्स की जो साइज़ होती है वो वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप्स के सेल्स हो सकते हैं, अलग अलग साइज़ के भी सेल्स हो सकते हैं। इट इज़ सो स्मॉल। ये सेल्स जो होते हैं जनरली इतने छोटे होते हैं कि ये नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज़, मतलब हम लोग खुली आंखों से इसको देख नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे सेल्स हैं जो एक्सेप्शंस में आते हैं और उसको हम लोग खुली आंखों से भी देख सकते हैं, जैसे एग हो गया। किसी भी एनिमल्स का एग जो होता है हम लोग देख सकते हैं, वो ए सेलुलर होता है, यानी कि एक सेल का बना होता है। और उसी में से सबसे बड़ा जो सेल्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में वो है ऑस्ट्रिच का एग, जो कि सबसे बड़ा एक सेल्स माना जाता है। सबसे लंबा सेल्स अगर ह्यूमन में बोला जाए तो सबसे लंबा ह्यूमन सेल्स क्या होता है? वो नर्व सेल होता है, यानी कि न्यूरॉन होता है। नर्व सेल या न्यूरॉन जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे लंबा सेल्स होता है। उसके बाद द शेप ऑफ द सेल्स वेरी फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। साइज ऑफ सेल ऑल्सो डिफर, उसका शेप भी डिफर करता है, उसका साइज भी डिफर करता है। ऑल लिविंग सेल्स एग्जिबिट सर्टेन बेसिक प्रॉपर्टीज लाइक, सभी सेल्स जो है उनका बेसिक प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करता है, जैसे कि रेस्पायरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। इसके अलावा डाइजेशंस भी करवाता है। तो अलग अलग चीज़ें जो है ये करता है सभी लिविंग सेल्स। सेल्स ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेल कैसे बनता है, सेल कहाँ से ऑरिजिनेट होता है। तो सेल जो है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले जो सेल प्रेजेंट था उसी से ये सेल आया, फिर उसके पहले जो सेल है उससे इसके पहले वाला सेल आया, इसी तरह से ये ऑरिजिनेट होता है। डॉटर सेल इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग फादर सेल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हर सेल्स जो होता है वो अपने जैसा ही एक सेल्स को बनाने का कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए हम लोग हर सेल्स को एक एज ए मदर देखते हैं। और जो सेल्स होता है वो कभी सन सेल नहीं होता, उसको डॉटर सेल बोलते हैं। क्योंकि डॉटर सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक बार जो ऑरिजिनेट होने के बाद फिर से वो कैपेबल होता है एक अलग सेल ऑरिजिनेट करने में, प्रोड्यूस करने में। देयर फोर इट ऑलवेज नोन एज ए मदर सेल और डॉटर सेल। तो हम लोग मदर सेल जो है इस रिस्पेक्ट में देखते हैं कि जहाँ से वो ऑरिजिनेट हुआ है, और जो ऑरिजिनेट होता है उसको हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं। सेल एग्जिबिट सेल डिवीज़न, सेल में सेल डिवीज़न होता है, इसी से क्या होता है कि ये सेल जो होती है ऑरिजिनेट होती है। अब सेल डिवीज़न्स हर तरह के सेल्स में देखे जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ सेल्स हैं जिसमें सेल डिवीज़न्स नहीं होते हैं। तो सेल डिवीज़न किस में नहीं होते हैं? अगर हम लोग प्लांट के केस में बात करें तो प्लांट में परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीज़न नहीं होता है। परमानेंट का स्पेलिंग देख लेना, परमानेंट टिश्यू में नहीं होता है सेल डिवीज़न। जबकि एनिमल के केस में बोला जाए तो एनिमल में नर्व सेल होता है या न्यूरॉन, जैसे हम लोग का ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व बना हुआ, नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। इनमें किसी भी तरह का कोई हम लोग
जो सेल डिविजन्स होता है वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग अगर बात करें अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं माइलस्टोन इन सेल डिवीज़न। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्या क्या डिस्कवरीज विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स या फिर सेल बायोलॉजी की गई है, तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में। यहाँ पर जो रॉबर्ट हुक दिख रहा है ये रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, तो इनका मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या रहा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू में। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल उन्होंने सबसे पहले किया है। नेक्स्ट है लियोन हुक क्या किया, लियोन हुक ने किया था डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब उन्होंने माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया था। से थर्ड नंबर पे क्या है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। सो इट्स डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट है पुरकिंज ने क्या किया था, कॉइन टर्म प्रोटोप्लाज्म, मतलब प्रोटोप्लाज्म का जो टर्म है वो पुरकिंज ने दिया था। नेक्स्ट स्किल्डेन एंड स्वान ने क्या किया था, सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया था। स्किल्डेन ने इसके अलावा स्किल्डेन ने कुछ स्टेटमेंट में दिए थे कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं, जबकि स्वान ने भी यही चीज़ बताया था एनिमल्स के रिस्पेक्ट में। और कैमिलियो जो गोल्जी है, इन्होंने पहली बार गोल्गी एपरेटस को डिस्क्राइब किया था। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जो अलग अलग बायोलॉजिस्ट ने दिया था। अब हम लोग देखते हैं इन्वेंशंस ऑफ माइक्रोस्कोप्स के बारे में, किस तरह से इसको इन्वेंट किया। एंटोनी वैन लियोनहॉक। तो लियोनहॉक ने सबसे पहला जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो उन्होंने फॉर्म किया। अब ही यूज्ड बाई कॉन्वेक्स लेंसेस में जो लेंस यूज़ किया गया था उसका नाम याद रखना है कि वो लेंस जो था वो बाई कॉन्वेक्स लेंस था टू मेक द माइक्रोस्कोप। बाई कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। कॉन्वेक्स मतलब दोनों साइड में वर्टेक्स हो, मतलब ये वी एक्स मतलब ये दोनों साइड में वर्टेक्स हो, मतलब कॉर्नर हो। ठीक है, अब बाई कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है कि ये दोनों साइड से कॉन्वेक्स हो। ठीक है ना, मतलब दोनों साइड से अगर कॉन्वेक्स हो तो इस तरह का लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। अब द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डन बाय रॉबर्ट हुक। तो लियोनहॉक ने क्या किया था, सबसे पहले शुरुआती किया था माइक्रोस्कोप का। तो इन्वेंशन हम लोग इसी को बोलेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। उसके बाद जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया उसको कंपोज किया था कौन, रॉबर्ट हुक ने। और साथ ही साथ उन्होंने जो लेंस इसमें यूज़ किया था वो था कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मतलब इस तरह का जो लेंस होता है उसको हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, द मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर ए मॉडिफिकेशन ऑफ वन मेड बाय रॉबर्ट हुक। तो मॉडर्न जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो अभी दिखता है वो क्या किया जाता है, वो रॉबर्ट हुक ने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था उसी का ही ये मॉडिफिकेशंस जो हम लोग देख पाते हैं। देयर मैग्निफिकेशन जो पावर है उनका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, अप टू 2000 टाइम्स उनका मैग्निफिकेशन पावर को इम्प्रूव किया गया है। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ माइक्रोस्कोप आर द वन दैट यूज इलेक्ट्रिक जो मैग्नीफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है। और उसमें जो यूज़ किया जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है इलेक्ट्रॉनिक बीम। इलेक्ट्रॉनिक बीम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप दिया गया है। और इसका मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 2 लाख टाइम्स, मतलब ये सबसे छोटे चीज़ों को भी ये बहुत ज़्यादा साइज़ में बढ़ा सकते हैं। सेल थ्योरी। तो अगर हम लोग बात करें सेल थ्योरी के बारे में, तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर composed of ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed ऑफ सेल। सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो होता है ये अलग अलग सेल से कंपोज होते हैं। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल्स होते हैं ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का इसको कहलाया जाता है। थर्ड नंबर क्या है, दिस वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वी को बाय सजेस्टिंग दैट ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसमें हम लोग और एक चीज़ देखते हैं कि जो सेल्स होता है, विक्रो ने ये बताया, विक्रो ने एक मॉडर्न सेल थ्योरी दिया था और उसमें ये बताया गया था
कि जो भी सेल्स राइज होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। तो अगर हम लोग इसको क्लासीफाई करें, इस सेल्स को क्लासीफाई ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी, तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो सेल्स है, ऐसे तीन देखते हैं, एक प्रो होता है, एक मेटा होता है, और एक प्रो होता है, एक मीसो होता है, एक यू होता है। तो यहाँ पर प्रो है, मीसो है और यू है। प्रो कौन सा होता है? प्रो मतलब जो सबसे पहले आया था, जो प्रिमिटिव सेल जिसको हम लोग बोलते हैं। एम मतलब जो कि एवरेज, मतलब जब डेवलपमेंट हो रहा होता है। और जो ई है, यू, ये है मॉडर्न, जो कि सबसे डेवलप्ड है। तो इन दोनों के इंटरमीडिएट में जो होता है ये होता है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। देखना किसके बारे में है, प्रो के बारे में। न्यूक्लियर रीजन इज पूरली डिफाइंड, मतलब इसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है ये पूरली डिफाइंड होता है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स आर एब्सेंट, इसमें जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब हम लोग जो देखते हैं जो भी ऑर्गेनिल्स होते हैं उसके साइड में एक मेम्ब्रेन से वो घिरा हुआ रहता है। वो मेम्ब्रेन जो होता है मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में हर तरह से वो एब्सेंट रहता है। अब दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें जो न्यूक्लियस रीजन होता है अनडिफाइंड होता है, मतलब न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जो है एक जगह में कन्फाइंड नहीं रहता है। वो क्या होता है ना, उसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होने के कारण वो पूरा सेल्स में बिखरा हुआ रहता है, पूरा सेल्स में थ्रू आउट द सेल ये बिखरा हुआ रहता है। तो ये कोई अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इसलिए बोला गया क्योंकि इसका एक डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है। कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड न्यूक्लियोइड, इसमें से न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। मतलब हम लोग अगर बैक्टीरिया से स्टार्ट करें तो ये बैक्टीरिया यानी कि जो मोनेरा होता है, मोनेरा किंगडम में जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक, मतलब इसमें ना प्रोकैरियोटिक का मेंबर जो है सिर्फ हम लोग को मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया में ही देखने को मिलता है। इसमें सभी जो है यूनिसेलुलर होंगे, जबकि यूकैरियोटिक की बात की जाए तो ये मल्टी सेलुलर वाले सेल्स में ज़्यादातर होते हैं, सिर्फ ईस्ट को छोड़ के। ईस्ट एक तरह का फंगी है, फंगी भी एक किंगडम है जिसमें क्या होता है कि मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इसमें ईस्ट जो होता है ये एक यूनिसेलुलर है। इसके अलावा अगर हम लोग यूनिसेलुलर यूक्रेट के एग्जाम्पल दें तो प्रोटिस्टा होता है। प्रोटिस्टा एक किंगडम है, उसमें होता है ये प्रोटिस्टा किंगडम में क्या क्या आता है, तो डायोटम्स आता है, डायोटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स आता है, यूग्लेना आता है, पैरामीशियम आता है। खूबसूरत होता है, रात को देखा जाता है समुद्र में। अगर हम लोग देखते हैं कभी कभी वेव आता है तो वो कलरफुल वेव आता है, ब्लू कलर्स का या अलग अलग कलर्स के आते हैं, वो डाइनोफ्लैजिलेट्स के कारण ही आते हैं। ठीक है, इसके कारण रेड टाइड भी होता है। तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग यहाँ से देख पाते हैं। डायटोम्स जो है ये डायटोमिसिस अर्थ बनाते हैं जिसको ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं इनके। यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये डेवलप्ड सेल है जिसका न्यूक्लियर वेल डिफाइंड होता है। इसका जो न्यूक्लियर होता है ये बाउंडेड होता है, और अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड्स ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। जैसे कि अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड में क्या क्या आते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, उसके बाद हो जाता है ईआर हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल अगर बात की जाए तो सेल वॉल होता है सबसे पहले। तो सेल वॉल अगर हम लोग देखें तो सेल वॉल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो सेल के अंदर में क्या क्या ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जैसे दिख रहा है कि सेल वॉल, तो सेल वॉल क्या होता है, जो सेल होता है ये सेल हो गया, सेल के बाहर से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसको कि हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। अब ये दो तरह की कवरिंग होती है, एक सेल वॉल होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये है सेल वॉल और इसके ठीक नीचे में होती है सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल वॉल जो होती है, ये जो बाहर का जो सेल वॉल दिख रहा है, ये सेल वॉल जो है ये ओनली प्लांट में ही रहता है। सेल वॉल
जबकि इसके अंदर वाला जो लेयर है ये दोनों ही प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। तो अगर हम लोग बात करें एनिमल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन इन केस ऑफ एनिमल सेल सबसे आउटर कवरिंग होता है। जबकि प्लांट के केस में सिर्फ एक ही आउटर कवरिंग होता है, दैट इज सेल वॉल होता है, जो कि सबसे बाहरी होती है। और तो ये सेल वॉल किस में होते हैं, तो ये सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं नॉट ओनली इन प्लांट, ऑल्सो इन फंगल, सम बैक्टीरियल सेल ऑल्सो प्रेजेंट। इट एब्सेंट, टोटली एब्सेंट इन एनिमल सेल। द मेन कंपोनेंट प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू द सेल। इसका मेन काम क्या है, जो कंपोनेंट है ये क्या करता है, ये सेलुलोज का बना होता है, जो कि क्या करता है, प्लांट के जो बाहरी चीज़ है, मतलब बाहरी जो आधार है, जो चीज़ें हैं, उससे क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। प्लस ये क्या करता है, शेप भी देता है। एक सेल वॉल के ऊपर ही एक सेल का जो शेप है डिपेंड करता है। द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन्स। तो सेल वॉल का जो सेल वॉल जो बैक्टीरियल सेल में होता है, उसका सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स का। और उसी जगह में फंगी का याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सेल वॉल बना रहता है काइटिन का, जो कि एक पॉलीसेकेराइड्स है। काइटिन का बना होता है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड्स है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट है। सेम यही काइटिन जो है आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है। किसमें, आर्थ्रोपोड्स पता है ना, जिसके 6 पैर होते हैं आर्थ्रोपोड्स, तो उसका हार्ट होता है कवरिंग, जैसे क्रैब हो गया, स्कॉर्पियन हो गया। तो ये आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, इसके आउटर कवरिंग में भी जो एक्सोस्केलेटन होते हैं, उसका जो हार्ट कवरिंग होता है वो इस काइटिन का ही बना होता है। तो सेल वॉल का फंक्शन देख लेते हैं। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, तो सेल वॉल का फंक्शन ये इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल्स को अब क्या होता है कि जब सेल होता है, सेल जो होता है, अगर हम लोग किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, मतलब जिसका कंसंट्रेशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन, NaCl कंसंट्रेशन जो है वो इस सेल से कम हो, या सेल से कम होने से क्या होता है कि ये सेल का सारा चीज़ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, सेल बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, ये सेल का बाहर नहीं होगा, ये अंदर से इसके अंदर चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये सेम जगह में, मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज़ ऐसा मतलब आपस में लाते हैं, कवरिंग में लाते हैं, तो क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ना, वो सेमी परमिएबल होता है। तो उससे क्या होता है कि जो वाटर मोलिक्यूल से पास हो सकता है। तो एक रूल है जिसको मैं अभी तो नहीं बता सकता, बहुत लंबा है। मतलब उसमें क्या है कि हम लोग किसी भी सेल्स को अगर कम सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में डालते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो सेल का जो मतलब सेल के अंदर में क्या है ना, वो जो कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए वो जो वाटर जो है अंदर आने लगेगा, और जिससे कि वो दोनों इक्वल होना चाहेगा। और इसके कारण क्या होता है कि ये बर्स्ट हो सकता है। लेकिन सेल वॉल जब रहेगा तो इस तरह का कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता है। इसीलिए सेल वॉल जो प्रोटेक्ट करता है उसको बर्स्ट होने में, अगर वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में गया तो। और उसी जगह में अगर हम लोग देखें सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन इसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोग जानते हैं, या प्लाज्मा लेम्मा भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये आउटरमोस्ट कवरिंग है सभी एनिमल सेल का, और ये ठीक सेल वॉल के बाद होता है प्लांट सेल के केस में देखा जाए तो। क्योंकि प्लांट सेल होता है, उसके ठीक नीचे में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ये क्या करता है कि सेल के कंटेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करता है। इसका अगर हम लोग फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या क्या है, ये इट प्रोटेक्ट इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट, इट सिलेक्टिवली अलो द मूवमेंट ऑफ द मूव इन आउट, इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। इनगल्फ कर सकता है कोई भी अंदर या बाहर का सब्सटेंस बाई एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस करके। तीसरा चीज़ क्या है, इट इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन सेल, और ये दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन भी करवाता है, ठीक है। दो सेल है, दो सेल के बीच में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अगर आपस में टच में है तो ये क्या करता है, आपस में कनेक्ट करवाता है, एज ए नेबरहुड काम करता है, ठीक है। नेबरिंग बनाता है, ये रिलेशनशिप को बनाता है दो सेल्स के बीच में। इसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ये एक साइटोप्लाज्मिक ब्रीच है दो सेल के बीच में, जिससे इनका जो मटेरियल है ये एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस का क्या क्या प्रोसेस है, मतलब सेल जो आपस बाहर अंदर जाता है, इसका दो प्रोसेस होता है, एक डिफ्यूज़न होता है, एक ऑस्मोसिस होता है। डिफ्यूज़न क्या है, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है मॉलिक्यूल का फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, मतलब हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ
जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का उसको हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं। जैसे कि पानी का कंसंट्रेशन अगर इधर ज़्यादा है, इधर पानी का कंसंट्रेशन कम है, तो पानी इधर से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा। उसके बाद देखेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के किस में होता है, ये एयर में भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस ओनली वाटर मॉलिक्यूल में होता है। इसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, मूव करता है हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन, लेकिन इसके बीच में क्या होता है, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो कि उसको पास होने में मदद करता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं एक परफ्यूम को मैं छिड़कता हूँ तो वो पूरे रूम में फैल जाता है। किससे फैलता है, डिफ्यूज़न के कारण। डिफ्यूज़न मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम लोग छोड़ते हैं परफ्यूम को वहाँ कंसंट्रेशन परफ्यूम का हाई होता है और आसपास में लो होता है, तो वो हाई से लो में फैलने लगता है। और ऑस्मोसिस इन केस ऑफ वाटर सेम चीज़ होता है, लेकिन थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से ही ये होता है, पॉसिबल होता है। इज ए थिनर कंटेंट, ये एक थिनर कंटेंट होता है, मतलब पतला कंटेंट है। और उसके बाद क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन का जो कि इसको न्यूक्लियस से अलग करता है, ठीक है। मतलब बाहर में सेल मेम्ब्रेन हो गया, भीतर में न्यूक्लियस हो गया, और इसके बीचों बीच में पूरा साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म जो है मेन एरिना होता है जिसमें सारा रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, प्लस इसमें सभी तरह के जो ऑर्गेनेल्स है इसी में फ्लोट करते रहते हैं। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया देखे, ऑर्गेनेल जितने भी देखे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, सारे चीज़ इसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत से इंक्लूजन, ऑर्गेनेल, साइटोसोल सारे चीज़ देख सकते हैं। साइटोसोल सॉफ्ट होता है और स्टिकी होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जिससे कि आर पार देख सके, ठीक है। सारे चीज़ इसमें पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो ये जहाँ पर सारे मेनी सेलुलर एक्टिविटीज़ होते हैं ये वो जगह है, और ये पानी का बना होता है, मेनली ज़्यादातर पानी में रहता है, और ये सेल का वाटर कंटेंट को बैलेंस करता है। प्लस इसमें साइटोस्केलेटन होता है जो कि इसके शेप और मूवमेंट ऑफ द सेल को मतलब मेंटेन करता है। इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है या सर्कुलेशन होता है, जिससे क्या करता है कि जो भी न्यूट्रिएंट होता है, जो भी चीज़ होता है, उसको अच्छी तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और जिससे कि सेल डिवीज़न ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके सेल का। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियस। तो आज न्यूक्लियस तक हम लोग रखेंगे, उसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट बनाना पड़ेगा, मुझे लगता है वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है। तो न्यूक्लियस क्या है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है सभी सेलुलर एक्टिविटी चलता है साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। हमारे बॉडी में बहुत सारा काम चलता है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है, जिस तरह से ब्रेन करता है उस तरह से सेल में एक न्यूक्लियस करता है, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर। इसमें पोर होते हैं जिससे कि सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट मटेरियल का, जो ज़रूरत हो वो आसपास आदान प्रदान हो सकता है। इसमें न्यूक्लियर सैप भी होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये सेल सैप है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल के आसपास में जो साइटोप्लाज्म है जिसको हम लोग बोल सकते हैं उसको न्यूक्लियर सैप बोलते हैं। इसको न्यूक्लियर एनवेलप से ये किया था, इंक्लोज किया जाता है, और उसी के अंदर में एक न्यूक्लियाई होता है जो क्रोमेटिन होता है आसपास में। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि डबल लेयर है, इसमें कुछ पोर दिख रहे हैं ये है न्यूक्लियोलस बीच में, ठीक है, और इसमें सारे क्रोमेटिन फाइबर पाए जाते हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर है, और ये जो दिख रहा है ये सब है न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप बोल सकते हैं, न्यूक्लियर स्लैब, ठीक है। ये सारे चीज़ हो गए। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें, एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आप वर्चुअल एकेडमी बाय PRV सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और कोई भी अगर कुछ जानना हो तो ज़रूर आप जो है कमेंट करें। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।